नमस्कार। चलिए आज ज्यूरिस्प्रूडेंस की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं है। ये असल में कानून की बुनियाद को समझने की एक कोशिश है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कानून का दिल आखिर धड़कता कैसे है। टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस। डेफिनेशन फ्रॉम द लैटिन ज्यूरिस्प्रूडेंशिया मीनिंग नॉलेज ऑफ लॉ। तो ये जो शब्द है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये लैटिन से आया है, ज्यूरिस प्रूडेंशिया से। इसे तोड़ के देखते हैं। ज्यूरिस का मतलब हुआ कानून या लॉ, और प्रूडेंशिया का मतलब हुआ ज्ञान या नॉलेज। तो सीधे शब्दों में कहें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कानून का ज्ञान। एक तरह से ये कानून का फिलॉसफिकल स्टडी है, उसकी थ्योरी है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की ना कोई एक सिंगल फिक्स डेफिनेशन है ही नहीं। बड़े बड़े लीगल थिंकर्स ने, ज्यूरिस्ट ने इसे अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो एक तरह से ये एक कंटिन्यूअस डिबेट है, एक चलती हुई बहस, और शायद इसी वजह से ये सब्जेक्ट इतना जिंदा और एक्साइटिंग है। Jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the science of just and unjust. ये डेफिनेशन दी है एंशिएंट रोमन जूरिस्ट उल्पियन ने। आप देखिए ये कितनी ब्रॉड डेफिनेशन है। यहाँ कानून को सिर्फ रूल्स के किताब नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये इसे सही और गलत की साइंस के रूप में देखते हैं, डिवाइन और ह्यूमन यानी कि दैविक और मानवीय मामलों के ज्ञान के रूप में। सोच के देखिए कितनी गहरी बात है। चलिए अब ऑस्टिन के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। वो कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब यहाँ ये पॉजिटिव लॉ क्या है? इसका मतलब उन कानूनों से है जो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाती है, मतलब जो सरकार बनाती है और लागू करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है, तो ऑस्टिन के हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ इन्हीं मैन मेड कानूनों की फिलॉसफी का अध्ययन है, बस। अब हॉलैंड आते हैं और इस डेफिनेशन को और भी नैरो कर देते हैं और भी फोकस करते हैं। वो कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है फॉर्मल साइंस शब्द पर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हॉलैंड को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कानून अच्छा है या बुरा, मॉरल है या इमॉरल। उनका फोकस सिर्फ कानून के स्ट्रक्चर पर है, उसके रूप पर, उसके प्रिंसिपल्स पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ग्रामर एक्सपर्ट सेंटेंस के मीनिंग से ज्यादा उसके रूल्स पर ध्यान देता है। काफी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है ना? फिर आते हैं सैलमंड, जिनका पर्सपेक्टिव भी काफी इंपॉर्टेंट है, द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द सिविल लॉ। तो सैलमन के अनुसार ज्यूरिस्प्रूडेंस है सिविल लॉ के फर्स्ट प्रिंसिपल्स की साइंस। सिविल लॉ यानी वो कानून जो हम नागरिकों पर लागू होते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है सबसे बुनियादी, सबसे फाउंडेशनल सिद्धांत, वो जड़ जिसके ऊपर पूरा कानून खड़ा है। तो हमने ये अलग अलग डेफिनेशंस तो देख ली, पर अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है। मतलब आखिर ये है क्या और क्या नहीं है। इससे ना आप लीगल सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, एक नक्शा। Jurisprudence provides insights into the fundamental principles and concepts of law, including rights, duties, property and remedies. मतलब ये हमें कानून के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको समझने में हेल्प करता है। जैसा पहले भी कहा था, ये एक तरह से लॉ की ग्रामर है। हम रोज सुनते हैं ये शब्द राइट्स, ड्यूटीज, प्रॉपर्टी, पर इनका आखिर मतलब क्या है? ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? ये सब हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस ही सिखाता है। ये स्लाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस को हाईलाइट करती है। देखिए, एक तरफ है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये अनकोडिफाइड है, मतलब लिखा हुआ कानून नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है पूरे लीगल सिस्टम को समझने के लिए। और दूसरी तरफ है हमारे सब्सटैंटिव या प्रोसीजरल लॉज, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी। ये कोडिफाइड है, यानी लिखे हुए रूल्स हैं स्पेसिफिक मामलों के लिए। तो साफ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस रूल्स की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उन सारे रूल्स को समझने का एक तरीका है, एक नजरिया है। लास्की का ये कोट तो बहुत ही पावरफुल है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एन आई ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून की आंख है। क्या बात है! इस आंख से हम क्या देखते हैं? हम कानून के पीछे का मकसद देखते हैं, समाज में उसका रोल क्या है, वो काम कैसे करता है, ये सब देखने की काबिलियत मिलती है। ये हमें कानून को सिर्फ काले अक्षरों से आगे एक जिंदा चीज के रूप में देखने में मदद करती है। तो सवाल ये उठता है कि कानून की ये आंख आखिर कहाँ तक देख सकती है? इसका स्कोप कितना बड़ा है? और जवाब ये है कि इसका दायरा सिर्फ कोर्टरूम्स और लॉ बुक्स तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं आगे तक फैला हुआ है।
और कई दूसरे फील्ड से भी जुड़ा है। The law is not created in a vacuum but is shaped by the social, cultural and political context in which it operates. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कानून ना कहीं आसमान से नहीं टपकता, वो एक वैक्यूम में नहीं बनता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल सोचिए। जैसे जैसे समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर सोच बदली, वैसे वैसे हमारे इनहेरिटेंस और फैमिली लॉज भी बदले, इवॉल्व हुए। इससे क्या साबित होता है? यही कि कानून समाज का आईना है, अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अगर कानून को पूरी तरह से समझना है तो हमें सिर्फ लीगल लॉजिक से आगे देखना होगा। जैसे साइकोलॉजी, ये बताती है कि कोई अपराध क्यों करता है। पॉलिटिक्स, ये तय करती है कि कौन से कानून बनेंगे। इकोनॉमिक्स, ये बिजनेस और प्रॉपर्टी के लॉज को शेप देता है। और सोशियोलॉजी, एथिक्स, कल्चर, ये सब मिलकर कानून की आत्मा बनाते हैं। इसी विशाल स्कोप को जस्टिस पीबी मुखर्जी के शब्द बहुत खूबसूरती से कैप्चर करते हैं। वो कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस कवर्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द स्टेट एंड सोसाइटी, इनकम्पासिंग पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियाज। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ रूल्स की पढ़ाई नहीं है, ये स्टेट और सोसाइटी के संदर्भ में इंसानों की, इंडिविजुअल्स की स्टडी है। ये कानून के ह्यूमन और सोशल एस्पेक्ट पर रोशनी डालता है। तो इतनी सारी थ्योरी और फिलॉसफी के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बातों का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? आखिर ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स गेट टू द फाइनल वर्डिक्ट। ये हमें एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा, जिससे हम कानून और उसके पीछे छुपे प्रिंसिपल्स को समझ पाते हैं। और ये उन सब के लिए ज़रूरी है जो कानून को सिर्फ रटना नहीं चाहते, बल्कि सच में उसकी गहराई तक उसे समझना चाहते हैं। और इसका असर, इसकी अहमियत रियल वर्ल्ड में साफ दिखती है। सोचिए, वकीलों के लिए ये उन्हें बेहतर आर्ग्यूमेंट्स बनाने में मदद करता है, क्योंकि तब वो सिर्फ रूल नहीं बताते, उसके पीछे की फिलॉसफी समझाते हैं। जजेस के लिए ये उन्हें सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण डिसीजन लेने में मदद करता है। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पॉलिसी मेकर्स को, यानी कानून बनाने वालों को एक विजन देता है, एक ऐसी दृष्टि जिससे वो ऐसे कानून बना सकें जो समाज की ज़रूरतों को सच में पूरा कर। तो आइए इस डिस्कशन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस सच में कानून की आंख है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा कानून क्या देखता है, उसका फोकस कहाँ है, उसका विजन क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ा रुक कर जरूर सोचना चाहिए।